नमस्ते स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री जैसा मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड या कई बार कहते हैं स्टूडेंट्स लॉजिकल नहीं है सर। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा याद रखने का है, रटने का है। रटना शब्द अच्छा नहीं लगता, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ बच्चों कि केमिस्ट्री का जो असली फ्लेवर है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही है। फिजिकल केमिस्ट्री तो टूल्स देता है ताकि हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बहुत सारे केमिकल्स को समझ सकें। और आप अगर ये पूछें कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बेस है वो कहाँ से आया है, तो केमिकल बॉन्डिंग इज़ द बेस। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ और समझ लेते हो और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आ जाते हैं, तो देयर इज़ अ गारंटी कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत आसानी से कर पाओगे। हमने पिछले सेशंस में देखा था कि किस तरह से बॉन्ड को लुईस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के डॉट्स द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, राइट। और ये जान के आपको आश्चर्य नहीं होगा कि लुईस थ्योरी बिल्कुल उसी टाइम पे दी गई थी जब नील बोर ने अपना हाइड्रोजन का मॉडल दिया था। सो हाइड्रोजन का मॉडल इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है और लुईस थ्योरी भी इलेक्ट्रॉन को डॉट मान के दी गई है, राइट। तो दोनों में सिमिलैरिटी है। लेकिन अब हम ये जानते हैं जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, साइंस ने नील बोर के मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया और अब इलेक्ट्रॉन का इमेजिनेशन पार्टिकल नहीं वेव हो गया है, राइट। इलेक्ट्रॉन को अब हम कहीं लोकेट नहीं करते, उसकी प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं, उसके ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसका एक 3 डायमेंशनल क्लाउड जैसा चित्र बनाते हैं जहां हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ कहीं हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की पिक्चर बदल गई है, एटम का मॉडल चेंज हो गया है, तो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड की थ्योरी को भी बदलना ही होगा। और उसी परिवर्तन का कारण है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटम के सबसे लेट यानी लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड है। सो आइए देखते हैं ये बॉन्ड को कैसे डिफाइन करती है। आप देखिए, दो एटम हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वेव की तरह अब फैले हुए हैं। सो अगर उनकी वेव इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आए, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं, कि पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव पर आए, नेगेटिव पार्ट नेगेटिव पर आए, तो वेव का एडिशन हो जाएगा, वेव्स आपस में जुड़ जाएंगी। इसे पॉजिटिव ओवरलैप कहा गया है और फिजिक्स की भाषा में इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा गया है। सो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ से मिलेगी और दोनों जब जुड़ेंगी तो प्रोबेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस जो प्लस वाले हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना बढ़ जाएगी और न्यूक्लियस को वो बांध लेंगे। इसी बंधन को बॉन्ड कहा गया है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स, यानी जुड़ने वाले एटम्स के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बादल हैं वो आपस में इस तरह से इंटरफेयर करें कि वो प्लस हो जाए, तो उससे एक स्ट्रेंथ बनेगी और एटम आपस में जुड़ जाएंगे। सो यू कैन सी ए हैप्पी मैरिज बिटवीन दीज टू एटम्स। उसके दूसरे लेवल पे देखिए, अगर कुछ ऐसा हो कि एक एटम की वेव प्लस ऑसिलेट कर रही है, दूसरे की नेगेटिव ऑसिलेट कर रही है, यानी एक का प्लस हिस्सा दूसरे के माइनस पे आ जाए और उसका माइनस दूसरे के प्लस पे आ जाए, तो नेट कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना खत्म हो जाएगी, तो उनको कोई बांध नहीं सकेगा और वो रिपेल करके दूर हो जाएंगे, यानी देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन देम, राइट। So this is called negative overlap and in physics we call it destructive interference। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के मॉडल द्वारा बॉन्ड की परिभाषा को बदल दिया, राइट। तो अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्लाउड है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में फैला है, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, और उन ऑर्बिटल के ही एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाने की शुरुआत ऐसे होती है, दो एटम जो जुड़ना चाहते हैं उसे हम पहले एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं एंड वी कॉल इट जेड एक्सिस। केमिस्ट्री में जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय डिफॉल्ट माना गया है, तो अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो जेड ही मानना चाहिए। इसे इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अलावा बॉन्ड एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कहा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं, अगर इस लाइन के अलोंग हमारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर आके मिलेंगे तो उसे हम सिग्मा जैसा ओवरलैप कहेंगे, यानी when there is an overlap along the bond axis,
यानी जिस दिशा में एटम आपस में जुड़े हुए हैं उसी दिशा में अगर ओवरलैप हो रहा है, सो दैट गिव्स राइज टू द बेस्ट बॉन्ड विच इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं एस एस ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में पाया जाता है। फिर s और pz ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड आप कह सकते हैं ये HF, HCl, HBr में पाया जाता है। और pz का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये आप F2Cl2 हैलोजेंस में पा सकते हो। तो ये 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड हमें इनऑर्गेनिक में देखने को मिलते हैं और ये सिंगल बॉन्ड में सबसे शक्तिशाली बॉन्ड माने जाते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के बादल अगर इस तरह ओवरलैप करें कि उनका ओवरलैपिंग का जो दायरा है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ही ऊपर आ जाए, सो दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइड से ओवरलैप हो सो इट गिव राइज टू ए 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पाई और एक है डेल्टा, जिसका हम थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे। तो लेट्स कम टू पाई। तो आप देख सकते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस तरह है और ओवरलैप हो रहा है साइड से, यानी ऊपर से नीचे से हो रहा है। सो दिस गिव्स राइज टू ए पाई बॉन्ड। इसे हम 2 p ऑर्बिटल के बीच में बनने वाला पाई बॉन्ड कहते हैं, जो बुक्स में इस नाम से कहा गया है। इट इज कॉल्ड pp पाई बॉन्ड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड p पाई बॉन्ड, राइट। अब दूसरा केस देखिए, एक p ऑर्बिटल दूसरे d ऑर्बिटल के साथ साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड p d पाई बॉन्ड और यू कैन कॉल इट pd पाई बॉन्ड। अब एक आखिरी केस देखिए, ये रेफरेंस है, ये डेल्टा बॉन्ड है। मान लीजिए ये d ऑर्बिटल का प्लेन है और ये दूसरे d ऑर्बिटल का प्लेन है। सो अगर 2 d ऑर्बिटल इस तरह आए कि इनके बीच की एक्सिस ऐसे हो जाए तो ये फेस टू फेस ओवरलैप करेंगे, तो एक तरह का पाई जैसा लेकिन d ऑर्बिटल के लिए यूज होता है। सो दैट गिव्स राइज टू ए dd डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड भारी एलिमेंट्स में देखा जाता है जो अपने d ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में यूज करते हैं। सो हमारे सिलेबस में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट जानना ज़रूरी था। तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और एटम की और वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहती है तो उसके पास पाई बॉन्ड की कोशिश होती है। तो एक एक्सिस तो Z हो गई जिसमें सिग्मा बना, अब रह गई 2 Y और X। तो एक पाई बॉन्ड Y में बन सकेगा और एक पाई बॉन्ड X में बन सकेगा, यानी 2 एटम आपस में जुड़ सकते हैं तो सिग्मा पाई के आधार पे वो ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्ड को नए तरह से डिफाइन किया, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास एक पैरामीटर तो चाहिए। स्टूडेंट आप ये जानते हो बॉन्ड की जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका पता कैसे चलता है? आप ये कहेंगे बॉन्ड को तोड़ के ही देखा जाए। ये बात आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। एक्चुअली बॉन्ड में जो ताकत छुपी है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यही उसकी असली स्ट्रेंथ का मेजर होना चाहिए, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। यानी बहुत आसान तरीका है, एक बॉन्ड लीजिए, उस पर लाइट का फोटोन गिराइए, फोटोन उसके अंदर जाएगा और बॉन्ड के 2 टुकड़े कर देगा। और लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हेल्प से आप प्लैंक का फॉर्मूला यूज करके उसकी एनर्जी पता लगा लो, तो यू कैन गेट द आइडिया ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बहुत सारे बॉन्ड दुनिया में हैं, उनकी एनर्जीज के द्वारा ही उन्हें कंपेयर किया जाता है, लेकिन हमें अभी एक ऐसा टूल चाहिए जो एनर्जी के अलावा हो और बॉन्ड को अलग से डिफाइन करे। तो केमिस्ट्री ने एक टर्म बनाया है बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड का जो पावर है वो ऑर्डर में एक्सप्रेस किया गया। अगर कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या है तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड बट इट डजेंट हैव वेरी गुड मीनिंग, क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये लिखने की परिभाषा है, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इससे समझना ज़्यादा आसान है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जिम्मेदार हैं। जैसे आप देखिए सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, एक इस एटम से एक इससे, तो उसमें एक बॉन्ड ऑर्डर कहा गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर तो एक बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंगल बॉन्ड हैज़ 1 बॉन्ड ऑर्डर। इस तरह से डबल को देखिए, डबल में एक सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरा पाई है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हुआ 2, डबल बॉन्ड का ऑर्डर 2 हुआ। अब ट्रिपल देखना, एक सिग्मा और 2 पाई, तो ये मैक्सिमम हद हो गई, 2 एटम में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 बता रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अब सवाल आगे बढ़ेगा
क्या बॉन्ड ऑर्डर 1 to 3 के अलावा भी हो सकता है? 3 से ऊपर के बारे में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल ये है क्या 1 और 2 के बीच में भी कोई ऑर्डर हो सकता है? तो सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन जवाब है हाँ। क्यों, मैं बताता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन को आप डॉट्स की तरह गिन नहीं रहे। तो इलेक्ट्रॉन एक बादल है, तो बादल को काटा जा सकता है। केमिस्ट्री में इसे नाम दिया गया है, आप ये नाम जानते ही हो, डीलोकलाइजेशन। सो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और जब वो बिखर जाती है मॉलिक्यूल में, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्प्रेड हो जाता है। यही वो एक तरीका है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को जब गिनेंगे थ्रू बॉन्ड ऑर्डर, तो हम फ्रैक्शनल वैल्यूज तक पहुंच पाएंगे। इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, दैट इज डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन शब्द का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन अब लोकलाइज्ड, यानी किसी एटम के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, किसी दो एटम के बीच में नहीं फंसा हुआ है, वो फैलकर पूरे मॉलिक्यूल के अंदर स्प्रेड हो गया है। अब सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर का है, रेजोनेंस हाइब्रिड में हम देख सकते हैं बेंजीन का। आप बेंजीन के अंदर अगर ये बाहर वाले सिग्मा बॉन्ड थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दें, तो आप ये पाएंगे बेंजीन की रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो 6 कार्बनों के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका कितना हुआ? 1, यानी सिग्मा बॉन्ड का ऑर्डर 1 हुआ। अब आप ये देख पा रहे हैं बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, और ये 3 पाई बॉन्ड अगर 6 बॉन्ड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो बॉन्ड ऑर्डर गिनना कितना आसान है। सिग्मा बॉन्ड का ऑर्डर प्लस पाई बॉन्ड का ऑर्डर डिवाइडेड बाय जितने बॉन्ड्स में वो बांट दिया। तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है दो एटम के बीच में, यस। कितने पाई बॉन्ड है? तो 3। तो 3 डिवाइड बाय 6 करके देखिए, तो 1.5। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1.5 आ गई, लेकिन बात यहाँ तक नहीं खत्म होती। हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और चीज़ें मालूम है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और इसका उल्टा सोचिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, उतने ही एटम पास पास होते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। अब ये जो 1.5 है, इसका बहुत शानदार एप्लीकेशन देखिए। अगर आप कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा शक्तिशाली बॉन्ड है बेंजीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड, और बेंजीन के CC बॉन्ड से भी ज़्यादा शक्तिशाली है C डबल बॉन्ड C, राइट। लेकिन बॉन्ड एनर्जी के डेटा हमारे पास अभी अगर नहीं है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? एक समाधान और है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर इस बात का प्रतीक है कि बॉन्ड लेंथ कितनी कम है, यानी जितना शक्तिशाली बॉन्ड होगा उतनी उसकी लेंथ कम होगी सिमिलर एटम्स के बीच में। आप देखिए, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट शेयर करूं, 130 पिकोमीटर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की लेंथ होती है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, ठीक। तो 2 बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ 130 है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उसकी बॉन्ड लेंथ लगभग 150 पिकोमीटर है। तो 2 और 1 का एवरेज होता है 1.5, राइट। तो आप जानकर ये आश्चर्यचकित होंगे कि बेंजीन में जो CC बॉन्ड लेंथ है, वो बिल्कुल इनके एवरेज के बराबर आ रही है, राइट। यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर एवरेज की तरह आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी एवरेज की तरह आ रही है। इसमें मैथमेटिकल रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें कई तरह के बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएं, और ऐसे सवाल केमिकल बॉन्डिंग में बहुत आते हैं कि 2-3 मॉलिक्यूल दे दिए, बताओ इनकी बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस। तो आप अगर ऑर्डर जानते हैं, तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस आपके लिए बताना बहुत ईजी हो जाएगा। आइए चलते चलते एक न्यूमेरिकल करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में न्यूमेरिकल का तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल को आप न्यूमेरिकल मान सकते हो। तो आइए कैलकुलेट करें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट आयन में। अब हमने सीख रखा है कार्बोनेट आयन कैसे बनाते हैं, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ठीक। और ये -2 चार्ज आप यहाँ रख दो। अब आपको अगर वैलेंसी का चार्ट याद आ रहा है, तो आप ये चीज़ कंफर्म कर पाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, और O- की 1 है। और आप ये देखें 4 = 2 + 1 + 1, यानी ये अकेला कार्बन इन तीनों से जुड़ जाएगा। तो अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O- और सिंगल बॉन्ड O-। अगर आप अंदाज़ा लगाओ, तो आप ये पाएंगे ऐसे टोटल 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी यहाँ जो पाई बॉन्ड दिख रहा है वो इनमें भी बांटा जा सकेगा।
यानी एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कोई निकाले कार्बोनेट में तो वो इस तरह से होगा। कार्बन का सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो एक बॉन्ड ऑर्डर है प्लस एक पाई बॉन्ड 3 में बट गया, तो दिस इज 1.33। अब ये बात एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की जा सकती है। कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ एक तो सभी बॉन्ड की बराबर है, तो इससे सिद्ध हुआ इसमें रेजोनेंस का डीलोकलाइजेशन है। और दूसरी बात, ये बॉन्ड ऑर्डर 1.33 ये बता रहा है ये कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से लेंथ में ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड से कम है। सो यू कैन सी कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स हमारी केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ाई को बदल देती है। आई होप you have enjoyed this topic. Thank you.